हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार फिर से स्टडी विद रीटा सैनी के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और मैं हूं आपकी फ्रेंड रीटा सैनी। हमने जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी का जो नेक्स्ट पार्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने टेक्स्ट के कुछ पार्ट डिस्कस करे थे, उसमें हमने कुछ 2 वीडियो तो बेसिक की कॉन्सेप्ट की डिस्कस करी थी, और एक पार्ट जो है एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे। उसी का नेक्स्ट पार्ट जो एमसीक्यू का नेक्स्ट पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेक्स्ट जो है वो काफी लेंथी सब्जेक्ट होता है और काफी सारी चीजें जो होती है एक टाइम पे हम पूरे ही सब्जेक्ट को कवर अप नहीं कर सकते, इसलिए पार्ट में मैंने इसकी वीडियोस डाली है। ठीक है, तो वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट कर रहे हैं और कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट करें तो अभी सबसे पहले आपको यही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि वही एक टीचर के लिए मोटिवेशन होता है। चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 11 जो रहेगा, क्योंकि 10 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, आज जो हम एग्रीकल्चर इनकम को बेसिकली डिस्कस करेंगे। एक जो थ्योरी की क्लास हम एक रेजिडेंट की क्लास डली है, दूसरा जो आपके कंप्लीट ओवरव्यू की क्लास, कितनी कितनी डिडक्शन रेट है, क्या क्या रेट चल रही है, टैक्स रिजाइम वगैरह बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास डली हुई है। तो जो भी बच्चा वो पहले वाली क्लास नहीं देखी तो एक बार पहले वाली क्लास देखना, तो अच्छे से चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन कहता है, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड इज एन। आपको बताना है कि जो आपकी किसी भी भूमि को बेचने से जो आय होती है वो एक नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, कॉस्ट है, एक्सपेंस है या नन है। तो आपको बताना है आंसर। तो देखिए एक बार इसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो आपको पता है कि एग्जाम्प्ट होती है आपका सेक्शन 10(1) सबसेक्शन 1 में, तो टैक्स नहीं देना पड़ता, मतलब सीधी सी बात है। तो इसके लिए कहता है कि फॉर एन एग्रीकल्चर, यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित हो तो उस टाइम पे आपको देखना है कि वो जो भूमि है वो आपकी भारत के अंदर होनी चाहिए, लैंड शुड बी इन इंडिया। सेकेंड थिंग जो आपको चेकआउट करनी होती है कि इनकम जो रहेगी वो आपकी एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, किसी और पर्पज से इनकम वहां पर जनरेशन अगर होगी तो आपकी एग्रीकल्चर से इनकम नहीं मानी जाएगी, यानी कि उस पर आपको फिर टैक्स पेड करना पड़ेगा। यहाँ पर बेसिकली उसने बोला है दोनों कंडीशन अगर वो पूरी होती हैं, यानी कि इनकम भी कुछ ना कुछ उससे जनरेट हो रही है उस एग्रीकल्चर लैंड से, और दूसरा वो इंडिया में, तभी वो एग्रीकल्चर के उसमें आएगी। तो यहाँ पर उसने क्या किया है, सेल किया है। तो आपको पता है कि सेल जो करना है वो एग्रीकल्चर नहीं है, उससे अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो वो हमारा क्या होता है, कैपिटल नेचर का होगा। तो इट इज ए कैपिटल इनकम। तो ये क्या रहेगी, कैपिटल इनकम। तो ऑप्शन में यहाँ पर नहीं दे रखा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, कॉस्ट है, एक्सपेंस है। तो बस ही बात है, इनकम तो है लेकिन ये कैसी इनकम है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम है। तो 1 पे चले जाओगे, इनकम है बट नॉन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि ये कैसी इनकम है, कैपिटल इनकम है। अगर ये ऑप्शन दे रखा तो इसकी तरफ जाते, अब नन की तरफ भी नहीं जाना है आपको, तो आप बता दोगे इनकम है बट वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है गाइस। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये कहता है कि यदि एक करदाता जो है, बार बार पूछे जाते वही क्वेश्चन है जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हुए, और ये जो सीरीज है एमसीक्यू की प्रैक्टिस सीरीज जो है, जो हमने चलाई है, उसके बहुत सारे पार्ट पहले डल चुके हैं, प्लेलिस्ट बन चुके हैं, आप वहां पर सारे क्वेश्चंस को देखिएगा। और आपको किसी भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे यूजीसी नेट है आपका, उसी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, चाहे वो पीजीटी का एग्जाम है, एस्टेट का एग्जाम है, सभी के लिए, ईएमआरएस का एग्जाम है, वो सभी के लिए रिलेवेंट रहेंगे। और चलिए एक बार क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, यदि एक जो करदाता है वो भारत में जो है चाय, यहाँ पर याद रखना है टी वर्ड, आपको याद रखना है टी, अगर वो क्या कर रहा है, बना रहा है, उगाने का काम कर रहा है, उगाने और प्रसंस्करण, यानी कि 2 वर्ड याद रखोगे यहाँ पर, मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग। 2 चीजों पे फोकस करना है। पहला तो प्रोडक्ट हमारा क्या है, टी है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ना क्योंकि हमें टाइम की तरफ भी देखना होता है। दूसरा आपको याद रखना मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्रोइंग। तो आपसे क्या पूछना चाहता है, तो आपको बताना है ऐसी सिचुएशन में कि किस भाग तक कृषि
जो है कृषि आय मानी जाएगी, यानी कि टोटल को आप एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानते, कुछ ही एग्जाम्प्ट होती है। तो अगर आप चाय की वो कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में भी अलग रहेगा, और मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेस ग्रोइंग दोनों का काम कर रहे हो, यानी कि उगा भी रहे हो और उसको जो प्रोसेसिंग का काम होता है वो भी कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम, तो कौन सी जो है आपकी एग्रीकल्चर पार्ट मानोगे? याद रखो क्या बोला उसने, कृषि आय, तो एग्रीकल्चर इनकम देखोगे, नहीं कि नॉन एग्रीकल्चर वाले पे जाओगे। 100% है, 60% है, 50% है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा गाइज? यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 60% आपकी एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, 40% जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर। देख लेते इसके कॉन्सेप्ट को। देखिए, अगर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है प्रोडक्ट सेम टी ही दिया हुआ है, बट उसने वर्डिंग में क्या दिया है, ओनली मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, तो उस केस में आपका रेशियो क्या हो सकता है, 70% जो रहेगी, 70% टोटल इनकम का, जो 70 एग्रीकल्चर से जो इनकम हुई है उसका टोटल इनकम का 70% तो आपको एग्रीकल्चर इनकम कंसीडर करना है, और बाकी जो 30% है गाइज वो आपको मानना है नॉन एग्रीकल्चर इनकम, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो सेक्शन 10 सेक्शन 1 में आपका छूट मिल जाती है, एग्जेम्पशन मिल जाती है, नॉन एग्रीकल्चर पे आपको टैक्स पेड करना पड़ता है। तो याद रखना है, अगर आपको टी मैन्युफैक्चरिंग का ओनली काम करे तो 70-30 का रेशियो रहेगा, 70% को आपको एग्रीकल्चर इनकम मानना है और 30% को नॉन एग्रीकल्चर इनकम मानना है। दूसरा जो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर आपको केस दे रखा है दोनों का, और क्या है आपका टी ही प्रोडक्ट है, तो टी के केस में अगर ग्रोइंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों ही अगर आप काम कर रहे हो, उगाने का और प्रसंस्करण का जो काम होता है वो दोनों ही कार्य कर रहे हैं गाइज, तो आपकी रेशो क्या रहेगी, 60% आपकी आ जाएगी एग्रीकल्चर की, और 40% आपकी क्या आ जाएगी, नॉन एग्रीकल्चर की इनकम जो है हो जाएगी। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है गाइस, ये कहता है कि कृषि भूमि से प्राप्त किराए की आय, यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है उससे जो प्राप्त किराया है उसको आप क्या मान के चलोगे, ठीक है। अब देखो, अभी मैंने क्या कहा था, एग्रीकल्चर लैंड के केस में आपका क्या होना चाहिए, एक तो वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होनी चाहिए, इंडिया में होनी चाहिए, फिर वो उसी से संबंधित इनकम होनी चाहिए। तो क्या कह रहा है कि अगर आपको किराए से मिला है, चीजों को समझिएगा, अगर किराए की आय है तो उसे क्या माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा, कंटीजेंसी यानी कि आकस्मिक आय माना जाएगा, व्यवसायिक आय माना जाएगा, या पैसे से आय, प्रोफेशन से इनकम माना जाएगा, पीजीबीपी जिसे बोल देते हैं हम। तो आपको याद रखना, इस केस में जो आपकी इनकम होगी गाइस वो क्या रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि बेसिकली इंडिया के अंदर ठेके पे लगान पे देने का काम होता है, कि आप अपनी जो लैंड है उसको ठेके पे दे देते हो, तो वो इनकम तो आपकी उसी से मानी जाएगी ना। तो इस केस में आपको याद रखना ये जो है आपकी एग्रीकल्चर इनकम का ही पार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप क्या करोगे, फर्स्ट करोगे। चलिए, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये कह रहा है कि आयकर अधिनियम के अनुसार निम्न में से कौन सी कृषि आय है, तो वही सेम आपको दे रखा, पशुपालन से आए हैं, मुर्गी पालन से आए हैं, चारा घाह से आए हैं, ये आपको दे रखा कृषि भूमि से प्राप्त आय। तो नाम से ही पता चल रहा है आपको क्या देखना है, एग्रीकल्चर देखना है, तो एग्रीकल्चर की तरफ चले जाओ। तो पशुपालन से आय है वो भी आपकी नहीं इंक्लूड की जाती, मुर्गी पालन है वो भी, क्योंकि ये तो सारे एक ही जैसे होते हैं ना, ऑल ऑफ दी अबव देखता तो भी हम सोचते थोड़ा सा, तो ये भी नहीं होगा, तो डायरेक्ट सी बात है। तो एग्रीकल्चर से क्या हो जाएगी, एग्रीकल्चर लैंड से जो इनकम हो जाएगी वो हमारी क्या आ जाएगी, भी कृषि से आय, कृषि भूमि से जो आय है वो आपकी मानी जाएगी बेसिकली। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि करदाता की कृषि आय उसकी गैर कृषि आय में तभी जोड़ी जाएगी, मतलब कब ऐसी कंडीशन होगी जब उसकी एग्रीकल्चर इनकम जो है वो नॉन एग्रीकल्चर इनकम के अंदर जोड़ दी जाती है, ठीक है। कब ऐसी कंडीशन होगी, पहला केस दे रखा है, सिंपल सी बात है, टैक्स पेयर की जो एग्रीकल्चर इनकम है, कृषि से आय है, कृषि आय जो है उसकी गैर कृषि आय में जोड़ दी जाएगी, मतलब एक तरह से उसको टैक्स पेड करना पड़ेगा, सिंपल सी ये बात कहना चाहते हैं, यानी कि नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट ही बना दिया जाएगा, उस एग्रीकल्चर इनकम को नॉन एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट ही बना दिया जाएगा। पहला कहता है कि करदाता की कृषि आय, जब टैक्स पेयर जो है उसकी एग्रीकल्चर इनकम अगर 5000 रुपीज से ज्यादा हो जाए, टैक्स पेयर की एग्रीकल्चर इनकम है वो 5000 से ज्यादा हो जाए, याद रखो एग्रीकल्चर इनकम,
दूसरा कहता है कि जब करदाता की कृषि आय 600 रुपए तथा गैर कृषि आय 50,000 हो जाए। तीसरा कहता है कि करदाता या टैक्स पेयर की जो कृषि आय है, गैर कृषि आय, ठीक है, वो कितनी हो जाए, 50,000 से अधिक हो, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 4 में क्या कहता है कि जब करदाता की कृषि आय जो है वो 5,000 से अधिक, एग्रीकल्चर इनकम तो क्या हो 5,000 से ज्यादा, और नॉन एग्रीकल्चर इनकम जो है वो क्या हो जाए, टैक्सेबल हो जाए, या कृषि आय कर योग्य आय की न्यूनतम सीमा से अधिक हो जाए। सिंपल सी बात है, गैर कृषि आय, सॉरी गाइस, तो गैर कृषि आय जो है वो आपकी जो टैक्स पेइंग लिमिट है उससे ज्यादा हो जाए। देखो सिंपल सी बात है, आपको समझाती हूँ मैं क्वेश्चन। सिंपल सी बात, ये क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन को समझिए पहले। ये कहता है कि कब ऐसी कंडीशन आती है कि जो टैक्स पेयर की एग्रीकल्चर इनकम है, ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम है, उसे पार्ट बना दिया जाता है नॉन एग्रीकल्चर इनकम का। कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये, एग्रीकल्चर इनकम क्या है, जिस पे आपको एग्जाम्प्ट होगा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, आपको टैक्स नहीं पेड करना पड़ेगा। तो टैक्स अथॉरिटी जो रहेगी वो क्या चाहेगी, आप टैक्स पेड करो। तो कब वो टैक्स पेड करना पड़ेगा, जब आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम वाली लिमिट कितनी हो और क्या कंडीशन हो, वो कंडीशंस आपको बतानी है। तो कौन सी कंडीशन होती है, तो गाइज एक ऐसी सिचुएशन जब आ जाए, पहली कंडीशन, तो जो आपकी नॉन एग्रीकल्चर पार्ट से आपकी आय आ रही थी, राशि यानी कि इनकम आ रही थी, वो आपकी मिनिमम जो लिमिट होती है जहां से आपको टैक्स पेड करना पड़ता है, यानी कि 2.5 लाख वाली जो लिमिट हम पढ़ते हैं, 5 लाख के अलग अलग केस में अलग अलग है, 2.5 है, 3 लाख है, 5 लाख है, तो वो अलग अलग जो लिमिट हमने पढ़ी थी, जब उस लिमिट को क्रॉस कर जाए हम, यानी कि आपको टैक्स पेड करने वाली लिमिट में कैटेगरी में आप आ जाओ, दूसरा ये कंडीशन हो। दूसरा क्या, जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम से जो इनकम जनरेट हो रही है वो भी आपकी कितने से ज्यादा हो जाए, 5,000 से ज्यादा हो जाए, उस केस में आपकी इनकम को, जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम को क्या मान लिया जाएगा, नॉन एग्रीकल्चर इनकम मान लिया जाएगा। मतलब क्या कहना चाहता है, अब नॉन एग्रीकल्चर इनकम मान लिया तो इसका मतलब आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा, वो टैक्स लेने के लिए आपसे ये तौर तरीके अपना रहा है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखना है, जब आपकी एग्जेम्पशन लिमिट यानी कि जो मिनिमम लिमिट होती है आपकी टैक्स पेड करने की, वो आपकी क्रॉस हो जाए, मिनिमम जो लिमिट है किसकी, मिनिमम टैक्स पे लिमिट, वो क्रॉस हो जाए, प्लस एग्रीकल्चर इनकम जो है आपकी वो आपकी क्या हो जाए, 5,000 से ज्यादा हो जाए। तो ये दोनों आपको याद रखना है, मिनिमम जो टैक्स पेइंग लिमिट है नॉन एग्रीकल्चर इनकम से वो आपकी क्रॉस, प्लस 5,000 से ज्यादा आपकी आय वाली यानी कि खेती बाड़ी से जो आय होती है वो आपकी हो जाए, तो इस कंडीशन में आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि कृषि फार्म, एग्रीकल्चर फार्म है आपका, उसमें आपको मैनेजर को मिलने वाला वेतन होता है, मैनेजर को जो सैलरी दी जाती है वो क्या रहेगी, इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन है, एग्रीकल्चर इनकम है, कैपिटल इनकम है, इनकम फ्रॉम द सैलरी है। तो भी सी बात है, पहले में कह रहा था प्रोफेशन, दूसरे में कह रहा है कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर तो होगा ही नहीं, आपको क्लियर है बात ये। दूसरा आपका कैपिटल इनकम नहीं, क्योंकि वो आपको लैंड वगैरह सेल करते ऐसा कुछ करते तभी वो होता है। ठीक है, और प्रोफेशन यानी कि कुछ वो अलग से वो भी नहीं कर रहा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, क्योंकि मैनेजर को आप क्या दोगे, सैलरी दोगे, तो उसके लिए क्या हो जाएगी, सैलरी हेड से इनकम आ जाएगी। तो ये क्या रहेगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाए तो वेतन से आए यानी कि इनकम फ्रॉम द सैलरी आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमारा रहेगा, कहता है कि एनी अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड, कोई भी अमाउंट जो आपको रिसीव हुआ है इन एक्सेस ऑफ 50,000, 50,000 से ज्यादा, विदाउट कंसीडरेशन इज फुली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ, मतलब 50,000 से ज्यादा अगर आपको पैसा मिला है बिना किसी कंसीडरेशन के यानी कि एज अ गिफ्ट, तो वो आपका टैक्सेबल रहेगा किसके हैंड में, इन द हैंड ऑफ। ये आई थिंक क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो कट गए, तो एक बार आप देख लोगे, लीव कर दीजिए, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए एक बार,
अंडर इनकम टैक्स, क्योंकि वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, आप देखते क्या ऑप्शन दिया होता। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है कि अंडर द इनकम टैक्स 1961 इंसिडेंट ऑफ टैक्सेशन डिपेंड ऑन, यानी कि टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये किस चीज के ऊपर निर्भर करता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये किस चीज पर निर्भर करता है। पहला कह रखा आपकी सिटीजनशिप पे, दूसरा कह रहा है कि आपकी एज पे, तीसरा कह रहा है आपकी रेजिडेंशियल स्टेटस पर, और फिर ये कह रहा है फोर्थ यानी कि आपके जो जनरल, आप लगाओ जनरली कुछ भी लगा लो, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने भी आपको पहले बताया था कि इनकम टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा ये आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे नन लिख लेना आप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर। और इसकी कंप्लीट वीडियो कब किसी को रेजिडेंट माना जाएगा, कब किसी को रेजिडेंट नहीं माना जाएगा, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो पहले डाल दी गई है, तो आप उसको विजिट कीजिएगा, उससे बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट की वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हम। देखिए थोड़ा सा बता देती हूँ ब्रीफ में। रेजिडेंशियल स्टेटस की हम बात करें तो रेजिडेंशियल स्टेटस के केस में दो चीजें आपको देखनी पड़ती हैं कि वो उसका रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। पहला केस कब होगा, रेजिडेंट जब चेक करोगे तो आपकी कुछ बेसिक कंडीशन होती है, कुछ बेसिक कंडीशन होती है। अगर उन दोनों बेसिक कंडीशन में से वो एक को भी सेटिस्फाई कर देता है, दोनों कंडीशन में से एक को भी सेटिस्फाई कर देता है, तो वो क्या बन जाएगा, आपका रेजिडेंट बन जाएगा। फिर आप क्या करते हो, अगर दोनों में से, मैंने क्या बोला, दो आपकी बेसिक कंडीशन रहेगी, दो बेसिक कंडीशन रहेगी, उन दोनों में से सिर्फ एक भी वो सेटिस्फाई कर देगा तो वो क्या बन जाएगा, आपका रेजिडेंट। और दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, दोनों को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा, नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब जब वो रेजिडेंट बन गया तो फिर आप चेक करोगे कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। फिर हम जाएंगे एडिशनल कंडीशन के ऊपर। अब वहां पर दो एडिशनल कंडीशन होगी, अगर वो दोनों को ही सेटिस्फाई करता है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, अदरवाइज वो हमारा क्या रहेगा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगर दोनों को सेटिस्फाई नहीं करता है तो मतलब एक भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो नॉट ऑर्डिनरी हो जाएगा, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। तो इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने एक वीडियो में डिस्कस कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो आप देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जाएगी अदरवाइज। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि टू डिटरमाइन द नेट एनुअल वैल्यू, जब भी आप एनुअल नेट एनुअल वैल्यू को निकालते हो, टू डिटरमाइन द नेट एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू को निर्धारित किया जाता है, तो पहला ऑप्शन कहता है कि आपको क्या करना होता है, जो भी म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअल में आपने पेड किया है करंट ईयर के लिए और पिछले साल के लिए, म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पेड किया है करंट ईयर के लिए और पिछले साल के लिए, उसको माइनस कर दिया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कहता है कि सिर्फ हम क्या करते हैं, प्रीवियस यानी कि करंट ईयर का जो है वो ही माइनस किया जाएगा। पहला ऑप्शन कहता था करंट और प्रीवियस दोनों को माइनस कर दोगे, दूसरा ऑप्शन कहता है ओनली आप क्या करोगे, करंट ईयर का माइनस करोगे, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि जो भी आपने मिनिमम टैक्स पेड किया है, मिनिमम म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है फॉर द प्रीवियस ईयर पिछले साल में, अलोंग विद द करंट ईयर ड्यू अमाउंट, मतलब जितना इस साल में आपको ड्यू हो चुका है वो और पिछले साल वाला, वो उन दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। और लास्ट वन में कहता है कि अब लास्ट ऑप्शन में कहता है जी में 50% ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्स पेड और 100% ऑफ करंट ईयर टैक्स इफ पेड इन द करंट ईयर इज डिडक्टेड। वही कि 50% ऑफ प्रीवियस ईयर और 100% ऑफ करंट ईयर वो आप माइनस करो, इनकी पिछले साल का 50% और करंट ईयर का 100% वो माइनस करो, तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस। तो सिंपल सी बात है, आपने अब तक जितना पेड किया ना पिछले साल वाला सारा माइनस करके चलोगे, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं 50-60 कुछ नहीं देखना, सीधा सा आपको याद रखना म्युनिसिपल टैक्स एक्चुअली जो भी आपने पेड किया करंट ईयर के लिए वो, और जितना भी आपने प्रीवियस ईयर के लिए पेड किया था वो, अब तक जितना भी आप पेड कर चुके सारा माइनस करोगे विदाउट एनी थिंकिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बन जाएगा हमारा फर्स्ट आंसर रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20।
20 में क्या कहता है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम जो भी आपको रिसीव हुई है इंडिया में इन प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ, आपको बताना है कि किसके हैंड में वो टैक्सेबल रहेगी, रेजिडेंट के हैंड में, नॉन रेजिडेंट के हैंड में, या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट के हैंड में। फिर एक बार आपको यही कहूंगी कि रेजिडेंशियल से रिलेटेड और आपकी इनकम कौन सी एग्जेम्प्ट रहेगी, कौन सी पे टैक्स पेड करना पड़ेगा, वो सारी एक वीडियो में डली हुई है, वो आप एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, अदरवाइज वही है स्किप, इनके ऊपर से चले जाएंगे। तो ये क्या कहता है, इनकम, मैंने क्या कहा था, चाहे वो आपकी रिसीव हुई हो, इंडिया की इनकम पे आपको टैक्स पेड करना पड़ता है, क्योंकि दूसरे जहां पे तो दूसरा आपके लॉज वगैरह लगते होंगे, उस पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो इनकम आपके इंडिया की कब मानी जाएगी, तो दो कंडीशन थी वहां पर, हमने कहा था या तो आपको इनकम अर्न इंडिया में हुई है या इनकम आपने रिसीव इंडिया में की है, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन है तो वो आपकी इनकम क्या मानी जाती है, इंडियन इनकम मानी जाती है। तो यहाँ पर ये सभी के लिए भी क्या है, वो इंडियन इनकम, क्योंकि इसने क्या बोला था, रिसीव्ड इन इंडिया, इनकम अगर आपने रिसीव इंडिया में की है तो वो हमारी क्या बन जाएगी, इंडियन इनकम। और इंडियन इनकम जो है टैक्सेबल होती है सभी के लिए, तो रेजिडेंट को भी, नॉन रेजिडेंट को भी, और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट सभी को इस पे टैक्स पेड करना पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 4th आ जाएगा, ठीक है। अब वही चीज मैंने आपको बोला था कि जब भी आप इनकम देखोगे कि वो इंडिया की है या फॉरेन की, क्योंकि इंडियन इनकम पे आपको टैक्स पेड करना है, तो यहाँ पर आपको क्या चेकआउट करना है, तो वही सेम कि इनकम रिसीव अगर इंडिया में हुई है तो, और इनकम अर्न, दो केस रहेंगे, रिसीव या अर्न, दोनों में से अगर एक भी कंडीशन पूरी करता है तो आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगी इनकम। तो चाहे वो कोई भी करदाता है, कोई भी है, सभी को उसके ऊपर टैक्स पेड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात। अगर इनकम टैक्सेबल है, मतलब इंडियन इनकम है, तो टैक्सेबल रहेगी सभी के लिए, सभी को टैक्स पेड करना पड़ेगा, चाहे वो ऑर्डिनरी है, चाहे वो रेजिडेंट है, व्हाटसोएवर, सभी को पेड करना है। अब वो टैक्सेबल कब रहेगी, जब वो इंडियन इनकम होगी। और इंडियन इनकम कब हुई होगी, जब वो या तो रिसीव आपको इंडिया में हुई है या अपने अक्रू, यानी कि कमाई, और कमाई आपने इंडिया में, दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल, इट मींस आपको टैक्स पेड करना पड़ेगा। ओके देन, आज के 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। एक कंपनी का केस होता है, चलिए ये नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के अंदर ही। अगर आपको वही सेम चीज़ें अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो कैसी लगी आपका कमेंट सेक्शन में देखा जाएगा, और नेक्स्ट आपको किस इस पे वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।